जीनिस इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जीनिस इंडिया के कार्यक्रम शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर की शख्सियत ही नहीं बल्कि दूर दूर तक जाने वाले समाज सेवी और कवि, प्रमुख साहित्यकार श्री कीर्तिवर्धन अग्रवाल जी। कीर्तिवर्धन जी, आपका जीनिस इंडिया में हार्दिक स्वागत है। कीर्तिवर्धन जी, आप जनपद मुजफ्फरनगर के मूल निवासी जी, और आपने आपने अपने साहित्य से जनपद मुजफ्फरनगर का नाम पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में आपने नाम रोशन किया है। मैं सबसे पहले जीनिस इंडिया की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कीर्तिवर्धन जी, आप अपना परिचय स्वयं दें। मुझसे मैं शामली का रहने वाला हूँ। शामली में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। ग्रेजुएशन मैंने मुरादाबाद से किया। उसके बाद भी निरंतर पढ़ाई में लगा रहा। 1980 से मैं नैनीताल में कार्यरत रहा। लेखन मेरी बचपन से होती रही है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाएं, 70s के दशक में मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे। उस समय स्थानीय कवि सम्मेलन ही मनोरंजन के साधन होते थे और उसी से मेरी रुचि साहित्य के प्रति जुड़ी। दो पंक्तियों से छोटी सी बात से अपनी बात बताता हूँ आपको कि मैं 72 की बात है, एक रचना लिखने के लिए एक शीर्षक मिला था, हम तुमसे जुदा होके, और मैंने उसके ऊपर पंक्तियां लिखी थी। हम तुमसे जुदा होके रोते हैं बाहरों में, चंदा को ढूंढते हैं दिन के उजालों में, पक्षी को चहकते थे जंगल की बहारों में, खुशियों को ढूंढते हैं पत्थरों की। यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई जो मुझे याद है अच्छे से, और इस रचना को प्रथम पुरस्कार मिला था उसमें। वहां से मेरा उत्साह बढ़ा। इसी तरह से सन 74 में जब मैं आगरा गया हुआ था इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए, तो किले को लाल की जो वहां का बोर्ड है आगरा बोर्ड, उसको बाहर देख के मैं 2 लाइनें बात कही थी। किले की दीवारों में कितना पत्थर लगा है, अंदर ईंटें बाहर पत्थर लगा। इस प्रकार मेरी यात्रा ये चलती रही और 1980 में मैं बैंक में आ गया। बैंक में आने के बाद भी मेरी यात्रा निरंतर चलती रही। इस यात्रा में मुजफ्फरनगर मेरा स्थानांतरण हुआ सन 82 में। उस जमाने में दैनिक देहात, दैनिक सदा से, इस तरह के जो अखबार थे, उन लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, मेरी रचनाओं को स्थान दिया और मेरी यात्रा जो कि अभी निरंतरता से है। और तो कितना कि आप बैंक में कार्यरत हैं जी, बैंक की सेवाओं में जो देखा जाता है बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, विशेष रूप से प्रातः 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। और उस बिजी शेड्यूल के बावजूद साहित्य के लिए आप कैसे समय निकालते हैं? समय 24 घंटे का हर व्यक्ति के पास है। आपकी दृष्टि की जरूरत है, दृष्टिकोण की जरूरत है। 24 घंटे में ना हम खाना खाते हैं ना हम काम करते हैं। मेरा मनोरंजन मेरी किताबें हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। ये जुनून है। जिस व्यक्ति को ताश खेलने का जुनून हो, ताश खेलता है, समय निकाल लेता है। क्या कोई काम कर रहा है? नहीं, बस वही समझ लीजिए। मेरा कहने का ये रहा कि परिवार को भी समय देना जी, और अपने जो काम है उसको भी समय देना। और चूंकि साहित्य जो होता है वो अधिकांश से जो मैंने सुना है, क्योंकि मुझे साहित्य का इतना ज्ञान नहीं है जी, साहित्य का जो सुना है कि कल्पना पर ज्यादा आधारित रहता है। एक कवि का और एक साहित्यकार का कल्पनाशील होना बड़ा आवश्यक है, जहां तक मैंने सुना। तो ऐसे में कल्पना भी करना और उसको फिर एक मूर्त रूप देना, उसको लेखन में आप ढालना, क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, काफी किताबें आपने लिखी हैं, तो इतना समय आप कैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग आप बैठाते रहते? निश्चित रूप से इसके अंदर चाहे परिवार, चाहे हमारा ऑफिस का स्टाफ हो, उन सबका सहयोग तो होता है। बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो घर पे हैं तो परिवार के समय सुना रहे हैं, और अगर ऑफिस में भी हम कुछ करेंगे तो ऑफिस के समय में काम में कहीं ना कहीं तो
लेकिन मुझे स्टाफ का भी सहयोग मिला, परिवार का भी सहयोग मिला, और मैंने कभी भी बैंक के अंदर भी अपने काम के प्रति कोई भी ऐसा नहीं किया कि मेरे किसी अधिकारी को या मेरे जूनियर को कोई आपत्ति है। बात करते हैं केजरीवाल जी मेन रूप से कि आपकी कितनी प्रमुख किताबें अभी तक, आपकी जो लिखी हुई किताबें? मेरी 12 किताबें अभी हैं। मेरी किताबों को अंग्रेजी में, कन्नड़ में, तमिल में, मैथिली में अनुवाद भी हुआ, नेपाली में अनुवाद भी हुआ मेरी रचनाओं पर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी बहुत सारी प्रमुख किताबें भी हैं और जो प्रमुख साहित्यकार हैं वो बड़ी आपकी रचनाओं को बड़ा पसंद करते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि आपकी जो कविताएं हैं, आपकी जो रचनाएं हैं, आपका जो लेखन शैली है, वो वृद्ध जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, बड़ा एक मोटिवेशनल, बड़ा एक जागरूक करने वाला, जो आज की डेट में प्रासंगिक भी मैं कहूंगा कि हमारा जो युवा है उसको, युवा को प्रेरणा देने वाला है। क्योंकि आज के जो माहौल है कि हमारा युवा कहीं ना कहीं मोबाइल या सोशल मीडिया के चलते हुए अपने जो वृद्ध हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिस कैटेगरी में आप और हम लोग आ रहे हैं, उनसे विमुख होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मैं कारण मानता हूँ कि सामाजिक जो विघटन हो रहा है, समाज में पतन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है। तो मैंने कुछ कविताएं आपकी पढ़ी हैं, कुछ रचनाएं मैंने आपकी पढ़ी हैं, प्रयास किया है, पढ़ा तो नहीं मैं कह सकता, तो उसमें अधिकतर आप एक जागरूक करने का काम किया बुजुर्गों के प्रति। तो उसका क्या, आपका मकसद क्या रहा? लेकिन मैं आपसे 2 चीजें इसमें शेयर करना चाहूँ। पहले मैं बता दूं आपको, मेरी एक पुस्तक है जतन से उड़ी चदरिया, वो मैं आज नहीं लाया हूँ। वो भी लगभग 350 पेज की किताब है। जब मैं उस पुस्तक पर काम कर रहा था तो मैंने वृद्ध आश्रमों में इतना कूद गया, वहां जाके मैंने लोगों के विचार जानना चाहा। उससे भी दूसरी मैं अलग बात कहना चाहता हूँ कि हमने भ्रामक की स्थिति पैदा कर दी है। हम कहते हैं हमारे बच्चे बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते, ये समाज के अंदर एक इमेज बना दी है, लेकिन ये गलत है। आज भी 99% बुजुर्ग अपने बच्चों के पास रहते हैं, हमारे बच्चे उन बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। तो क्या वो आधा % या 1% लोग जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, क्या वो समाज का प्रतिबिंब है? मैं कहता हूं नहीं, उनके अपने अंदर भी कुछ खामियां हैं। तो मैं बच्चों को मोटिवेट करना तो मेरा काम है। अगर मैं इन बच्चों को मोटिवेट नहीं करूंगा तो बच्चे मुझे कैसे ध्यान रखेंगे? तो मैं 4 पंक्ति की बात कहता हूँ कि चुस्त रखता हूँ खुद को बुढ़ापे के दौर में, चुस्त रखता हूँ खुद को बुढ़ापे के दौर में, व्यस्त रखता हूँ खुद को तनाई के दौर में। और यूं तो बच्चे रखते हैं ख्याल मेरी हर खुशी का, फिर भी कमा लाता हूँ कुछ महंगाई के दौर में। प्रश्न यहां से आता है कि क्या मैं उपयोगी हूं या नहीं हूं? मैं उपयोगी हूं, मैं अपने आप को उपयोगी, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं अनुभवी हूं। तो अनुभवी जब तक मैं रहूंगा तो मैं कहता हूं कि बुजुर्ग हमारे घर के रक्षक, बुजुर्ग संस्कृति के संरक्षक, दया धर्म का पाठ पढ़ाते, विषयों से भी मेल कराते, पड़े मुसीबत जब भी तुम पर चुटकी में वो हल करते। ये हमारे बुजुर्ग हैं। उनका हमें, अगर उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम अपने आप को वंचित करें उनके अनुभवों से। क्या मांग रहे हैं आपसे? वो आपको सुख देते हैं। जो तो वटवृक्ष है, आंगन में लगा उसकी छाया में हम पर रहेंगे, तो मैं उसके प्रति समर्पण क्यों न करूं? और ये मुझे मिला है अपने परिवार से, समाज से। मैं यही मोटिवेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में रहे, हमारे बच्चों के साथ रहे, हमारे बच्चों को ध्यान रखें, और बुजुर्ग अपनी मानवता, ज्ञानता जो उनके पास है, संस्कार, अनुभव जो है, वो बच्चों को दें। बुजुर्गों के अलावा विशेष रूप से और किस चीज पे आपकी रचना होती है? मेरा जोर मानवता पर है, इंसानियत पर है, संस्कारों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर है। अगर हमारे संस्कार संस्कृति खत्म हो जाएगा तो ये मानवता इंसानियत से खत्म हो जाएगा। एक लीक से लगा के मेरा क्वेश्चन है, मेरे जहन में जो आ रहा है, अभी आपने जिक्र करा वृद्धाश्रम का, आप भी वृद्धाश्रम पहुंच गए, मैं भी अक्सर जाने का मौका मिलता है, तो मेरा मन कहीं ना कहीं कचोटता है। मेरा मन ये कहता है कि नहीं, वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं। और जो वृद्धाश्रम बने हुए हैं, मेरा मन ये कहता है, मेरा पर्सनल ये है कि इसमें कोई किसी को गिला शिकवा करने वाली बात नहीं है कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। और वृद्धाश्रम बना के हम एक रास्ता बना दिया, एक रास्ता हमने दे दिया है, कहने कि नहीं, हम नहीं अपने बुजुर्गों का, अपने
अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे तो आप आ जाओ ना। तो वो एक कहावत है कि ना नो मन तेल होगा ना राधा चाहिए कि वृद्धाश्रम क्यों है। मैं आपसे पूछा सहमत हूँ, वही मैंने कहा है कि वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम का कोई महत्व नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति है कि वहां पर 14-15 साल के बाद बच्चे घर से बाहर हो जाते हैं, उनको जरूरत है वृद्धाश्रम की। और वो वर्ष में एक बार जो मदर्स डे फादर्स डे जो चलने लगा, ये उनके लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारी नहीं था, हमारे जो प्रतिदिन मदर्स फादर्स डे प्रतिदिन हर पल है। मेरा मानना यही है कि हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति को थोपा जा रहा है और हम अंधे होकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वृद्धाश्रम की जरूरत यहाँ भी कहाँ पड़ेगी। मेरा एक बेटा है, वो विदेश में रहने लगा, मेरा लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, तो भैया मेरा संयुक्त परिवार इसलिए तो था, मैंने संयुक्त परिवार छोड़ दिया है, तो मैं क्या कहाँ जाऊंगा। तब मुझे वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ी। लेकिन मैंने अपनी जो सबसे बड़ी मेरी समस्या थी, वृद्ध होने पर अपने अहंकार को तो मैंने मारा नहीं है, तो वृद्धाश्रम में मैं यही काम कर रहा हूँ जो घर में करता हूँ। अच्छा किसी दिन की एक सवाल है कि जो कहा जाता है कि कवि जो होता है बड़ा भावुक होता है, कल्पनाशील तो होता है लेकिन बड़ा भावुक भी होता है और अपनी भावनाओं को अपनी कलम के सहारे, अपनी कविता के सहारे, अपनी रचना के सहारे वो उकेरता है। जैसे कि एक चित्रकार होता है, वो पेंटिंग बना के अपनी भावनाओं को उकेरता है। क्या है सत्य है? हाँ, सत्य है। ठीक है, विचार तो हर व्यक्ति के पास है। जो कहता है व्यक्ति में साहित्य का नहीं, विचार उसके पास नहीं। मैंने उनको कलमबद्ध किया, आपने मुझे साहित्यकार का कवि का नाम दिया। एक चित्रकार ने चित्र में निकाला उसको, आपने उसको चित्रकार कहा, विचार तो आपके पास है। अब उसके बाद क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी घटना से जोड़ता हूँ। मेरे फादर पेंशन लेने गए, एक नियम है, बैंक ने कहा कि सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं जिंदा हूं। मैं सामने खड़ा हूं, ये पर्याप्त नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट कहता है कि मैं जिंदा हूं, तो मैं जिंदा हूं। तब मैंने एक जगह लिखा था, सच्चाई का परिचय पत्र मेरी एक किताब है, उसके अंदर मैंने यही सवाल उठाया था, सूरज तुम सूरज हो, तुम्हें बताना होगा, अपना परिचय पत्र दिखाना होगा, जीवित हो या मरे हुए हो यह भी बतलाना होगा, और जीवित रहने का साक्ष्य स्वयं जुटाना होगा। अंतरिक्ष में लाखों सूरज दौड़ रहे हैं, वैज्ञानिक नित नए रहस्य खोल रहे हैं, ऐसा ना हो कुछ रिश्वत न दे पाने पर अपना देवत्व गंवाना होगा। सूरज तुम सूरज हो। प्रश्न यहाँ से आता है कि वो जो पीड़ाएं समाज की हैं, अच्छी और बुरी दोनों, पीड़ाएं भी हैं, प्रसन्नताएं भी हैं, अच्छे कार्य भी हैं, वो कहाँ है? हमारे आसपास है। उनको पकड़ना, उनको उकेरना, ये साहित्यकार का, कवि का काम। अच्छा, जैसे कि अब एक मॉडर्न जमाना आ रहा है, देखते हैं, हम भी देखते हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो साहित्य से कोसों दूर जा रहे हैं, उन्हें साहित्य से कोई लगाव नहीं है। हमारी जो रचनाएं हैं, साहित्य है, जिससे संस्कृति हमारी जिंदा रहती है, उनसे उन्हें कोई लगाव नहीं है, ना वो पढ़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग करें कि जो बच्चे हमारी संस्कृति की ओर दोबारा लौट के आए, दोबारा आए, उनको कवि और रचनाएं, कविताएं, उनसे वो मोटिवेशनल हो, उन्हें एक मोटिव मिले। पहला तो मैं ये कह लूं कि ये सोचना गलत है कि हमारे बच्चे साहित्य से विलग हो गए। हमारे बच्चे साहित्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। साहित्य की व्याख्याएं अलग अलग कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। हाँ, ये किताब पढ़ने के प्रति कम हो सकते हो, देखो इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, नेट पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उससे अलग है। उससे बड़ी बात क्या है कि मैं इसका दोष बच्चों को कभी नहीं देता। जब मैं युवावस्था में था, विद्यालय के अंदर भी हम जाते थे, मैं तब भी कहता था कि इसमें जो दोष है वो चाहे हमारे पेरेंट्स है चाहे हमारे टीचर है, उनका दोष है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में सुबह उठ के स्नान समय से करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका छोटा बच्चा जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का है, वो भी आपके साथ सीख जाएगा। अब आप ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चों पर तू कर भैया, तू कर, तो कहाँ से करेगा वो? तो संस्कार हमें घर से देना चाहिए। आपकी प्रमुख किताबें कौन सी हैं? मेरी मुख्य किताब है मेरी उबान, जो मैंने सबसे पहले मेरी आई थी,
सच्चाई का परिचय पत्र, मुझे इंसान बना दो, दृष्टि संसार, कीर्तिवर्धन का दृष्टि संसार, ये भी लेटेस्ट है। इसके अंदर मैंने 4 लाइन की जो मैं बातें अक्सर कहता हूँ उन सबको इसके अंदर मैंने इकट्ठा किया है। इसके उससे पहले यदि मानवता की ओर, मानवता की ओर के अंदर में मेरी जो मैंने टाइटल दिया है, मेरी रचनाएं सब वही की वही उसी लेवल की मिलेगी आपको। प्रेरणा कुल कितनी किताबें आपकी अभी तक? 12 किताबें। 12 किताबें। अच्छा, सबसे ज्यादा आपकी किताब कौन सी पढ़ी? मेरी किताब ये जो जतन से उड़ी सदरिया थी, ये देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई। कितने भाषाओं में आपकी जो किताबें हैं वो कौन सी? मेरी किताबें करीब 6 भाषाओं में हो चुकी हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा कन्नड़ में हुई है। अब फिलहाल में अब आपकी कौन सी जल्दी, बहुत जल्दी में कौन सी आपकी किताब प्रकाशित होने वाली है? अभी तो मेरा एक संग्रह और तैयार हो रहा है। एक किताब है नरेंद्र से नरेंद्र की ओर, उसके अंदर मैंने नरेंद्र यानी कि विवेकानंद से नरेंद्र मोदी, तो उसको मैंने जो उनके पूरे 6 साल का घटनाक्रम है उनके चित्रों को संजोकर उसके अंदर 4 लाइनों को देकर मैंने उसको उभारने का प्रयास किया, जो अभी बहुत जल्द आने वाली है। एक मेरी वर्ल्ड ऑफ पोएट्री जो नाम से किताब आई है, तो वो मेरी काफी चर्चित किताब रही है, उसकी भी काफी चर्चा। आपकी जो रचना सबसे ज्यादा पसंद की गई होगी पाठकों के द्वारा, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप वो जरूर मैं देखिए मैं 2-3 चीज बताऊं। एक तो मैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इससे थोड़ा सा, ठीक है, चित्र इसमें देखिए श्री राम का चित्र है। हाँ जी। और इसी श्री राम दरबार को लेकर, नहीं लालसा जब जीवन में धन दौलत का करना क्या, प्रभु मिलन की आज जगी जब सारे जग का करना क्या, सुख दुख आशा और निराशा नहीं है मेरे किसी काम की, तुम हो मेरे पास राम जी किसी और का करना क्या। तो ये छोटी छोटी इस तरह की मैं बहुत सारी बातें कहता हूँ। और उसके बीच में मैं आपको एक रचना मुझे इंसान बना दो, मैं उसको आपको देता हूँ। वो मेरी रचना बहुत चर्चित रही है और जगह जगह उसको मुझे जहाँ भी मैं गया हूँ उसकी फरमाइश भी रही है। और मुझे अवसर मिला है कि मैं उनके साथ में मुझे इंसान बना दो, भटकता हूँ चूंगा और कोई मुकाम दिखा दो। मैं आपको उसमें जरूर साझा करना चाहूंगा कि बहुत ही सशक्त रचना भी रही है। मेरे आप जो भी उठाएंगे उसके अंदर इसी तरह की आपको रचनाएं मिलेंगी। मैं हूं बस आदमी, मुझे इंसान बना दो, भटकता हूं सब कोई मुकाम बता दो, मिट्टी के कण धूल हूं नहीं किसी काम का, मुझको भी किसी नीम का पाषाण बना दो। मैं हूं बस आदमी, मुझे इंसान बना दो, बिखरा हूं हर तरफ नहीं कोई पहचान, बिखरा हूं हर तरफ नहीं कोई पहचान है, दीप बन जल सकूं राह में जलना सिखा दो, काम बूढ़ा हुआ हूं उम्र से समय व्यर्थ गवाया, बूढ़ा हुआ हूं उम्र से समय व्यर्थ गवाया, काम आ सकूं किसी के कोई राह बता दो, मैं हूं बस आदमी, मुझे इंसान बना दो, छल कपट मन में भरा बस आदमी हूं, छल कपट मन में भरा बस आदमी हूं मैं, दूर सा विनम्र पीपल सा गुणवान बना दो, और आंधियां जो गुजरे उनके भी तलवे सहला, आंधियां जो गुजरे उनके भी तलवे सहला सकूं, इंसानियत की राह की पहचान बता दो, मैं हूं बस आदमी, मुझे इंसान बना दो, और जीवन है व्यर्थ अगर आदमी बना रहा, जीवन है व्यर्थ अगर आदमी बना रहा, इंसान बन सकूं कोई तदबीर बता दो, मुझको भटका हूं उम्र भर किसी मंजिल की तलाश में, भटका हूं उम्र भर मंजिल की तलाश में, मुझको भी किसी नदी की धार बना दो, मैं हूं बस आदमी, मुझे इंसान बना दो, नहीं चाह मेरी मैं समंदर बन सकूं, नदियां की चाह होती है समंदर बनना, मैं कहता हूं नहीं, नहीं चाह मेरी मैं समंदर बन सकूं, मीठा रहे पानी कहीं प्यास बुझा दो, और सूरज की गर्मी से जल अगर बादल बन जाए,
सूरज की गर्मी से जल कर बादल बन गया, जन जन की प्यास बुझाने फिर धरती पर बरसा दो। मैं हूँ बस आदमी, मुझे इंसान बना दो। मैं हूँ बस आदमी, मुझे इंसान बना दो। और इसके साथ में कहना चाहूंगा, ये जो सुबह सवेरे किताब है, ये बहुत छोटी, बहुत पतली सी किताब है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 16 पेज है। लेकिन ये किताब मेरी इतनी चर्चित है, इस किताब को बिहार में पढ़ाया जाता है, उत्तराखंड के अनेक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसका मैथिली में अनुवाद हुआ, कन्नड़ में हुआ और अब नेपाली में हो रहा है सिक्किम यूनिवर्सिटी से। मुझे वहां बुलाया गया था एक लेक्चर के लिए। वहां इसको जब मैंने दिया तो वहां के उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका नेपाली में अनुवाद करना चाहता हूँ। तो अनुवाद हो चुका, प्रकाशन की प्रक्रिया में। ये एक बहुत ही बच्चों के लिए संस्कार वाली, जितनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सुबह चाहो जीवन में कुछ बनना, सुबह सवेरे जल्दी उठना, माता पिता को कर पढ़ना, फिर करना तुम नियमित काम, पेट साफ खुला मंजन, तब करना स्नान और ध्यान, प्रातः काल का समय सोनी, पढ़ना खूब लगा कर। इसी तरह की छोटी छोटी 16 रचनाएं हैं। अच्छा अग्रवाल जी, जैसे कि अभी एक स्वर्णिम काल हमारे लिए आ रहा है जी, 5 अगस्त जी, में कि हर एक की एक लालसा मैं कहूंगा, हमारे बुजुर्गों का भी है। 500 साल बाद एक ऐसा एक इतिहास बनने जा रहा है भारतवर्ष के अंदर। श्री राम जन्मभूमि, श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा। और एक ऐसा एक रोमांचकारी क्षण हमारे जीवन में आ रहा है 5 अगस्त को, कि हमारे इष्ट भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। उसमें आपके मन में कुछ भावनाएं, कुछ रचना? देखिए, पहली बात तो यह है कि श्री राम तो ऐसे ये हैं, वो तो हर समय, बस तो भारत के अंदर तो हर व्यक्ति के मन में विराजमान है। उसमें कभी कहीं उनको कुछ समय ढूंढने की और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने उसमें केवल 2 लाइनें बात कही थी कि 5 अगस्त की करो तैयारी, हर घर में रहो उत्सव वाली, दीप जले मिष्ठान बने, झूम उठे संघा। तो यद्यपि मेरा कहना यह है कि राम तो वहां पहले से विराजमान है, केवल हम भव्य मंदिर बना रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, जो लोग कहते थे बाबरी मस्जिद तोड़ दी, मैंने कहा नहीं, हमने मंदिर का पुराना ढांचा तोड़ के उसका नव निर्माण कर रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी है, बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो राम मंदिर ही था। तो जिन लोगों ने उस काल में भी जब मंदिर उसको ढांचे को तोड़ा गया था, तो मैंने उनसे यही लिखा था, तब भी लिखा था कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको विवादित ढांचा कह सकते हैं, बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी मस्जिद तो थी ही नहीं कभी। विवादित ढांचा ही कहा गया उसको। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको विवादित ढांचा ही बताया हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तिवर्धन जी, आपने हमारे दर्शकों को साहित्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी। और मैं जीएस इंडिया के कार्यक्रम शख्सियत के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज भी ऐसे से कवि हमारे बीच मौजूद हैं, ऐसे साहित्यकार हमारे मौजूद हैं कि जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। और मैं इसके लिए जीएस इंडिया की ओर से हमारे कीर्तिवर्धन जी जैसे साहित्यकार, रचनाकार, कवि और बड़े सहृदय, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि समाज को सुधारने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्ति से अपनी बात खत्म करूंगा। बेटा बेटी एक समान, मैं तो सबको बतलाता हूँ, शिक्षा देना, आगे बढ़ना, धर्म सभी को समझाता हूँ, ससुराल घर शादी के बाद संस्कृति का सार बताता हूँ, ससुराल घर शादी के बाद संस्कृति का सार बताता हूँ, मैं तो हूँ पुराने ख्यालों का, बेटी के घर कम जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।